अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे घर की बुनियाद यानी फाउंडेशन बुनियाद के बारे में। बहुत से लोग एक ही किस्म की बुनियाद पूरे पाकिस्तान में इस्तेमाल करते हैं, यानी कि फ़ाउंडेशन जब भी वो बनाते हैं तो एक ही डिज़ाइन को फॉलो अप करते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि हर इलाके की ज़मीन मुख्तलिफ होती है, इसलिए फ़ाउंडेशन डिज़ाइन भी मुख्तलिफ होते हैं। फ़ाउंडेशन के अंदर जो मोस्टली हजरात गलती करते हैं कि फ़ाउंडेशन की लेआउट करने के बाद इसकी खुदाई या फिर 6 इंची करते हैं या फिर 9 इंची करते हैं। ये दरअसल बहुत गलत तरीका होता है। जब भी आपने फ़ाउंडेशन खुदाई करनी है तो कम से कम आपने इसकी गहराई वो 3 से 3.5 फीट रखनी है, इसकी चौड़ाई भी आपने 3 फीट रखनी है, ताकि आपका पहला स्टेप 27 इंची का इजी तरीके के साथ आ जाए। और जब भी आप घर की खुदाई करें तो मैनुअली तरीके के साथ खुदाई करें। अगर आपको एक्सीवेटर की ज़रूरत हो तो वहाँ पे जहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, वहाँ पे मलबा वगैरह है, पत्थर वगैरह है, तो वहाँ पे फिर हम एक्सीवेटर इस्तेमाल करते हैं। एक्सीवेटर के नुकसान ये है कि ये खुदाई की जो चौड़ाई होती है वो ज़्यादा कर देता है, जिसकी वजह से हमें जो मिट्टी की भराई है, जो अंदर फिलिंग करनी है, वो ज़्यादा करनी पड़ती है। तो इसके अंदर ख़ास तौर पे टेक्निकल मरला होता है। इसमें जो आप खुदाई का लेवल रखते हैं वो भी आपका डाउन हो जाता है और इससे चौड़ाई भी आपकी ज़्यादा हो जाती है। तो इस तरीके के साथ लाहौर और पंजाब के ज़्यादातर इलाकों में ज़ेरी ज़मीन जो होती है वो एग्रीकल्चर सॉइल और निस्बतन नरम होती है। अगर मिट्टी की बेरिंग कैपेसिटी मुनासिब हो तो आमतौर पर स्टिप फुटिंग या राफ्ट फुटिंग इस्तेमाल की जाती है। तो तमीराती लागत कम आती है, अजाफी पाइलिंग की ज़रूरत नहीं होती, सरिया और कंक्रीट का खर्चा कम होता है, सिंगल और डबल स्टोरी घर के लिए आसानी से तमीर की जाती है। और जहाँ पे हमारे पास पाइलिंग की ज़रूरत होती है, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पहाड़ी इलाकों में ज़मीन की साख्त मुख्तलिफ होती है। बाज़ जगहों पर रॉक सरफेस होती है, जबकि बाज़ जगह का फिलिंग और डीली मिट्टी होती है। तो इसको सहारा करने के लिए हमें पाइलिंग की ज़रूरत होती है। पाइलिंग के ऊपर ही हमारा स्ट्रक्चर खड़ा होता है। इस तरीके के साथ अगर मैनुअली भी करें, एक्सीवेटर के साथ करें, तो आपने कम से कम 3 फीट गहराई करनी है। और ये मेरा प्रोजेक्ट है, हरीपुर हदारा के अंदर था। और इसके अंदर हमने अपनी तमाम खुदाई करने के बाद पीसीसी करने से पहले अल्लाह ताला के हुजूर दुआ की कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर अल्लाह ताला फ़ायदा दे, अल्लाह ताला बरकत दे, ताकि तमाम जो लेबर है उनके मुंह मिठा करवाया। और बिस्मिल्लाह पढ़ के हमने घर की एक्सिक्यूशन के बाद पीसीसी से पहले हमने घर के अंदर जंपर कंपैक्टर के साथ अच्छे तरीके के साथ इसकी कंपैक्शन की है। बहुत से हजरात फाउंडेशन बनाते हुए जो लूज़ पार्टिकल्स होते हैं, जो एक्सीवेटर के साथ आप खुदाई करते हैं, तो उसके ऊपर वैसे ही पीसीसी कर देते हैं। सबसे पहले आपने फाउंडेशन के जो पाँव होते हैं, जहाँ पे बेस होती है, उसको आपने मजबूत बनाना है। और इस तरीके के साथ ये 3 से 4 दफ़ा मैंने वर्टिकल हॉरिजॉन्टल इसके ऊपर इसकी कंपैक्शन करवाई। और कंपैक्शन करके आप देख सकते हैं कि इसकी जो सॉइल है वो कितनी सॉलिड हो गई है, मजबूत हो गई है। लूज़ पार्टिकल की अच्छे से कंपैक्शन होने के बाद फिर हमने इसके ऊपर करवाई है एंटी टर्माइट स्प्रे। टर्माइट स्प्रे आपने लाजमी फाउंडेशन के अंदर करना है। फाउंडेशन के अंदर बाज़ औक़ात जो गलती करते हैं बहुत से बड़े बिल्डर, ठेकेदार और बड़ी बड़ी फर्म्स, वो क्या करती है, एंटी टर्माइट स्प्रे नहीं करते, जिसकी वजह से आपके घर के अंदर दीमक का ख़दशा हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी फाउंडेशन से दीमक की एक लेयर पैदा हो जाती है जो आपके पूरे घर को सुपर स्ट्रक्चर तक ख़राब कर देती है, जो आपका पेंट, फिनिशिंग, दरवाज़ों को ख़तरा होती है। इसलिए जब भी आपने फाउंडेशन करनी है, पीसीसी से पहले मिट्टी के ऊपर और फाउंडेशन के अंदर आपने टर्माइट प्रूफिंग का स्प्रे करवाना है। यह मशीन के साथ भी कर सकते हैं, मैनुअली भी कर सकते हैं और छोटी मशीन के साथ भी कर सकते हैं। स्प्रे करने के बाद आपने अच्छे तरीके के साथ इसके ऊपर पीसीसी करनी है। और इस तरीके के साथ जहाँ भी आपने खुदाई करनी है तो सॉइल टेस्ट लाजमी कराना है। तो जहाँ पे आपको फिर पता चलेगा कि वहाँ पे पाइल फाउंडेशन की ज़रूरत है, ज़्यादा सरिया मजबूत कंक्रीट इस्तेमाल की जाती है। और इस तरीके के साथ प्रॉपर ड्रेनेज और रिटेनिंग वाल भी रखना ज़रूरी होती है। मजबूत बुनियाद के असूल: तमीर से पहले सॉइल टेस्ट करवाएं, फाउंडेशन की गहराई ज़मीन के मुताबिक रखें, मियारी सीमेंट, बजरी, रेत इस्तेमाल करें, सरिया डिज़ाइन के मुताबिक लगाएं, अंदाजे से नहीं। कंक्रीट डालने से कम 7 से 14 दिन इसकी अच्छे तरीके के साथ क्यूरिंग करें, फाउंडेशन में पानी खरा ना होने दें। कम बजट में मजबूत बुनियाद कैसे बनाई जाए? सबसे पहले सॉइल इन्वेस्टिगेशन करें ताकि गैर ज़रूरी खर्चा ना हो। इंजीनियर से स्ट्रक्चर ड्राइंग बनाएं, ज़रूरत से ज़्यादा सरिया इस्तेमाल ना करें। अच्छी क्वालिटी का मटेरियल खुद खरीदें, लेकिन ब्रांड के नाम पर इजाफी पैसे ना दें। सही करवाएं ताकि आपकी बैक फिलिंग एक्सक्यूशन की सेटलमेंट ना हो। तमीर के दौरान निगरानी खुद करें ताकि मटेरियल की ज़ाया ना हो। इस तरीके के साथ हमने टर्माइट प्रूफिंग का स्प्रे करके इसके ऊपर हमने 1, 4, 8 बज्जर
रेत और सीमेंट को मिक्स करके इसके अंदर हमने पीसीसी की है और इसके नीचे 148 डाल रहे हैं। फिर उसके ऊपर प्लेट कंपैक्टर डाल के फिर इसके ऊपर हम पीसीसी करेंगे। जब भी आप घर की तमीर करें ये तमाम मराहल को लाजमी माइंड में रखें। और इसके बाद हमने 6 इंची से लेके 9 इंची आप बजट डाल सकते हैं 148। इसके ऊपर आपने प्लेट कंपैक्टर लाजमी डालना है। प्लेट कंपैक्टर चलने से इसकी वाइब्रेट से आपकी फाउंडेशन के अंदर जो स्टोन होता है नीचे वो एक जकजा हो जाता है और आपस में जकजा होके बॉन्ड बना लेता है। प्लेट कंपैक्टर जो लोग नहीं डालते, बाज़ औक़ात जब घर की फाउंडेशन बनाते हैं आपका ठेकेदार क्या कहता है कि रोड़ी फेंक दो, उसके ऊपर मसाला डाल दो, उसके ऊपर स्टार्ट कर लेता है। जब भी ये घर बनाना है, घर एक दफ़ा बनना है, ख्वाबों के घर को हकीकत में बदलने के लिए आपको इंजीनियरिंग टूल और इंजीनियरिंग प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। आप जिस तरीके के साथ देख सकते हैं कि प्लेट कंपैक्टर रोड़ी के ऊपर डल रहा है, उसके बाद हमने पत्थर की रोड़ी इस्तेमाल की है 1.5 से 2 इंची वाला पत्थर। फिर उसके ऊपर हम 4 से 6 इंची पीसीसी कर रहे हैं। जो पीसीसी का हमारा है वो 1 3 6 है। आप 1 2 4 भी रख सकते हैं, 1 2 4 भी रख सकते हैं, 1 3 6 भी रख सकते हैं। जब हमारी पीसीसी हो गई है तो हमारे पास साइडों के ऊपर बहुत से हज़रात शटरिंग करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास वेस्टेज में कुछ ईंटें एग्जिस्टिंग मटेरियल के साथ वहाँ पे रिमूव की थी, तो वो हमने साइडों के ऊपर लगा के हमने 6 से 9 इंची राफ्ट के अंदर स्टील डिज़ाइन करने से पहले इसकी पानी लगाया, तराई की है। तराई के अंदर जो लूज पार्टिकल्स होते हैं सरिया बांधने से पहले अंदर से वो रिमूव किया। अगर आप मिट्टी के साथ इस राफ्ट को कंक्रीट कर देंगे तो जिसकी वजह से आपकी प्रॉपर जो स्ट्रेंथ वो अचीव नहीं होगी। आप जिस तरीके के साथ मौके के ऊपर तमाम फाउंडेशन की राफ्ट जो हमारी स्टार्ट है इसके ऊपर हमारे पास सरिया डिज़ाइन अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन हो रहा है। इसके अंदर हम जहाँ कॉलम आने हैं वो मैं अपने मिस्त्री को और स्टील वाले को मौके के ऊपर बता रहा हूँ कि इतनी जगह के ऊपर आपने कॉलम देने हैं और इतनी जगह के ऊपर आपने राफ्ट का स्टील डिज़ाइन करना है। घर की मजबूती सिर्फ खूबसूरत नक्शे से नहीं बल्कि मजबूत बुनियाद से शुरू होती है। लाहौर इस्लामाबाद की ज़मीन मुख्तलिफ है, इसलिए हर जगह की एक जैसी फाउंडेशन इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं। सही प्लानिंग, सॉइल टेस्ट, इंजीनियरिंग डिज़ाइन आपको मुस्तकबिल की क्रैक, सेटलमेंट और इजाफी अखराजात से बचाती है। और इस तरीके के साथ जब भी घर का डिज़ाइन आपका हो तो इससे पहले आपने कंक्रीट करने से पहले इसका जो सेक्शन है आप देख सकते हैं कि हमने 5 इंच बाय 5 इंच के ऊपर इसका डिज़ाइन तैयार किया है। उसको साइडों के ऊपर एल दिया है और साइज़ के मुताबिक जिधर जिधर कॉलम आने हैं मैं अपने असिस्टेंट को बता रहा हूँ कि इस जगह के ऊपर आपने मार्किंग करनी है और प्रॉपर देख सकते हैं इसके अंदर डिज़ाइन के अकॉर्डिंग टू जिधर जिधर वॉल्स आनी है सेक्शन के अंदर। बहुत से हज़रात जब घर की तमीर करते हैं तो अपना लेआउट को फॉलो नहीं करते और उनके कॉलम भी आउट हो जाते हैं, पाइलिंग भी आउट हो जाती है, फिर जिसकी वजह से फ्यूचर के अंदर उनको दोबारा नए से सेटलमेंट करनी पड़ती है, वहाँ से कंक्रीट रिमूव करनी पड़ती है, तो जिसकी वजह से ख़र्चा बढ़ जाता है। जब भी आप घर की तमीर करें अपने इंजीनियर को, अपने स्ट्रक्चर इंजीनियर को, अपने आर्किटेक्ट को, अपने स्टील फिक्सर को और अपने मेजन को, ठेकेदार को एक पेज के ऊपर होना चाहिए और उसको डिज़ाइन के मुताबिक बार बार वेरीफाई करना है। क्योंकि घर का एक कॉलम अगर आउट हो जाए तो पूरी बिल्डिंग का जो लोड होता है वो अच्छे तरीके के साथ मुंतकिल नहीं होता, पूरी बिल्डिंग का जो निज़ाम होता है ख़राब हो जाता है। जब भी आपने पीसीसी करनी है, आरसीसी करनी है तो वहाँ पे हमने स्क्री सीमेंट या फौजी सीमेंट इस्तेमाल किया है। तो इसके अंदर देख सकते हैं कि ये 53 ग्रेड का सीमेंट है। और घर की बुनियाद कैसे बनाए, ठेकेदार और सप्लायर के फ्रॉड से कैसे बचे। अगर आप घर बना रहे हैं तो याद रखें घर की असल ताकत इसकी बुनियाद फाउंडेशन होती है। खूबसूरत टाइल, पेंट, एलिवेशन बाद में आता है, लेकिन अगर बुनियाद कमज़ोर हो तो पूरा घर खतरे में पड़ सकता है। पाकिस्तान में बहुत से लोग लाखों रुपए सिर्फ इसलिए ज़ाया कर देते हैं क्योंकि उन्हें फाउंडेशन के दौरान होने वाले फ्रॉड और तकनीकी गलतियों का इल्म नहीं होता। सबसे पहला फ्रॉड और सॉइल टेस्ट नहीं करवाना था। अक्सर ठेकेदार मालिक को कहते हैं जनाब हमने सैकड़ों घर बनाए हैं, सॉइल टेस्ट की ज़रूरत नहीं। यह सबसे बड़ी गलती होती है। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, पंजाब के बहुत से इलाके ज़ेरी ज़मीन एग्रीकल्चर सॉइल पाई जाती है, लैंड होती है, इसलिए इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पहाड़ी इलाकों में ज़मीन की नौयत मुख्तलिफ होती है। ये आपने माइंड में पहले रखना है। और इसके बाद हमने नीचे राफ्ट का स्टील डालने के बाद इसके ऊपर 1 2 4 की कंक्रीट कर रहे हैं। इसके अंदर 1 सीमेंट का बैग है, 1 रेत की व्हील बारो है, 2 इसके अंदर
बजरी की है और इसके अंदर रेशो देख सकते हैं कि इसको किस तरीके के साथ है। वाटर सीमर रेशो का आपने खास ख्याल रखना है कि अगर आपकी वाटर सीमर रेशो ज़्यादा होगा पानी तो आपकी जो कवरिंग वो ठीक नहीं होगी। अब जिस तरीके के साथ कॉलम की एग्जैक्ट पॉइंट आपका जो फाउंडेशन के ऊपर सेंटर में मेथड के थ्रू होगा, अगर आपके कॉर्नर है तो कॉर्नर कॉलम आपने एग्जिस्टिंग करना है और उसके बाद आपने जो कंक्रीट की रेशो है उसका लाजमी ख्याल रखना है। बहुत से हज़रात क्या करते हैं कि फाउंडेशन के अंदर पानी ज़्यादा डाल देते हैं, वो नीचे बह जाता है जिसकी वजह से केली रेत और बजरी रह जाती है, सीमेंट निकल जाता है। तो ये ख़ास ख्याल रखना है। सर्दियों के अंदर हाइड्रेशन का अमल होता है जिसकी वजह से हाइड्रेशन का अमल सुस्त होता है, ये आस्ता आस्ता होता है। अगर पानी ज़्यादा होगा तो खुश्क होने में टाइम लगेगा। और जब भी आपने फाउंडेशन के बाद पीसीसी मुकम्मल होने के बाद ब्रिक वर्क स्टार्ट करना है तो आपने लाजमी इंटों को पानी लगाना है। इंटों की पानी लगाने से इसके अंदर अब्जॉर्प्शन होती है और पानी लगाने से ईंट की मजबूती होती है। बहुत से हज़रात खुश्क ईंट लगाते हैं और सीमेंट की रेशो तेज़ करते हैं, तो जब पानी के अंदर वो सीमेंट लगता है, अगर ये 4 की रेशो से आप खुश्क ईंट लगा रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। जो ईंट के अंदर सीमेंट के अंदर पानी होता है वो ईंट ऑब्जर्व कर लेगी और आपके पास अकेली रेत रह जाएगी। और ईंट का जो साइज़ है वो 9 इंची लंबाई के अंदर, 4.5 इंची चौड़ाई के अंदर, 3 इंच मोटाई के अंदर होना चाहिए। और ईंट आपका वज़न 3.25 किलो से 3.5 किलो की होती है। और इस तरीके के साथ अगर उसको पानी लगाएं और 24 घंटे के लिए उसका वेट करके पानी लगाएं, अगर वो 17 से 18% पानी ऑब्जर्व करती है तो अव्वल ईंट, अगर 20 से 25% करती है तो सेकंड क्लास ईंट, और अगर 25% से ज़्यादा पानी को ऑब्जर्व करे तो वो थर्ड किस्म की ईंट है। ये लाजमी आपने करना है, पानी को लाजमी लगाना है और बिफोर स्टार्टिंग। और उसके बाद आपने फाउंडेशन के ऊपर जितना भी स्टेप्स है, स्टील है, राफ्टिंग है, उसके बाद आपने लाजमी ख्याल करना है कि आपकी जो कंक्रीट है, आपकी जो वॉल्स है, अकॉर्डिंग टू ड्राइंग का, अगर ड्राइंग के अकॉर्डिंग टू आपका एक कॉलम, एक दीवार भी आउट होगी तो आपका पूरा घर का जो लोड है वो आपका ख़राब हो जाएगा और उसकी वजह से आपको दोबारा से वहाँ पे कंक्रीट तोड़ के या उसको सेटलमेंट करके रिमूव करके फिर आपको वहाँ पे कॉलम ऐड करना पड़ता है। और जब से आप उसको दोबारा से कंस्ट्रक्शन करते हैं तो मेंटेनेंस के अंदर तो आपकी वो मजबूती भी नहीं रहती। तो ये लाजमी ख्याल करना है कि जहाँ पे आपका कॉलम हो वो आपने पहले लेआउट करने हैं और जिधर जिधर आपके कॉलम आने हैं वो आपने स्टील पहले से खड़े कर लेने हैं और उसका डिज़ाइन अकॉर्डिंग टू द होना चाहिए। सेंटर लाइन मेथड के मुताबिक आपका कोई भी कॉलम आउट ना हो। तो दूसरा है, अगर ज़मीन की बेरिंग कैपेसिटी मालूम ना हो तो आपने गैर ज़रूरी सरिया कंक्रीट इस्तेमाल करेंगे या फिर कम इस्तेमाल करेंगे या उसको ज़्यादा डालेंगे और जिससे घर में ख़तरा भी आ सकता है। दूसरा फ्रॉड गैर ज़रूरी खुदाई। कुछ ठेकेदार जानबूझ के बुनियाद की गहराई ज़्यादा कर देते हैं। किस वजह से करते हैं कि आपके फाउंडेशन के अंदर आपकी लागत ज़्यादा है, वो आपका प्रोजेक्ट परसेंटेज के ऊपर होता है या आपका प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी बेसिस के ऊपर होता है। तो इस वजह से आपका मिसाल के तौर पे अगर वो 3 से 4 फीट गहराई फाउंडेशन हो तो वहाँ पे वो 7 से 8 फीट खुदाई करवा देते हैं, जिससे आपका एक्सीक्यूशन का भी खर्चा बढ़ता है, आपकी बैक फिलिंग का भी खर्चा बढ़ता है और कंक्रीट और ईंटों की मकदार भी बढ़ जाती है। और जब भी आपने पीसीसी आपके नीचे से स्टेप्स की फाउंडेशन के ऊपर 27-22 के स्टेप अटेंड करने हैं, वहाँ पर अगर मिट्टी है या वहाँ पर कचरा वगैरह है तो उसकी आपने अच्छे तरीके के साथ सफाई करनी है नारियल वाले बुरश के साथ। और उसके बाद आपने इसको पानी लगा के आपकी फाउंडेशन का जो भी पहला स्टेप्स है, आप 30 इंच का स्टैंड करते हैं, 28 का करते हैं, 27 का करते हैं, 22 का करते हैं, 18 का करते हैं, उससे पहले आपने फाउंडेशन के अंदर जो भी मिट्टी है, क्योंकि अगर आप वैसे इसके ऊपर पहला रद्दा लगा देते, बहुत से हज़रात नीचे सीमेंट भी नहीं डालते, वैसे ईंटें जोड़ देते हैं, फिर एक तो बॉन्ड नहीं होता, दूसरा जब भी आपने इसकी सफाई अच्छे से करके इसके ऊपर सीमेंट नीचे डाल के और अच्छे तरीके के साथ आपने अपनी फाउंडेशन और कॉलम के सेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए पहला स्टेप अटेंड करना है। पहला स्टेप आपका 27 इंच का भी हो सकता है, 30 इंच का भी हो सकता है, वो आप एक स्टेप भी कर सकते हैं और 2 स्टेप भी कर सकते हैं। ये डिपेंड होता है आपको जो स्ट्रक्चर इंजीनियर की ड्राइंग मिलती है उसके ऊपर फाउंडेशन के प्लान के मुताबिक आप अपना प्लान को मद्देनज़र रख के डिज़ाइन कर सकते हैं। और इस तरीके के साथ जब भी आप ईंट की लगाएं तो इसके अंदर घास और कसंडा लाजमी लगाएं और इसके साथ जॉइंट को आप लाजमी एक दूसरे के साथ कवर करें ताकि आपकी फाउंडेशन मजबूत हो। अगर फाउंडेशन नीचे से ही आपकी आउट हो जाएगी सेंटर लाइन मेथड के मुताबिक, बहुत से हज़रात फाउंडेशन की आउटिंग की वजह से अगर वो एक दीवार आउट हो जाती है तो जिसकी वजह से पूरे घर को वो सीमेंट की कंक्रीट की बजाय लूज़ मिट्टी के ऊपर दीवारों को अटेंड कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपकी दीवार के ऊपर जब लोड आता है तो वहाँ पे आपका दीवार
बैठना शुरू हो जाती है। ये लाजमी ख्याल रखना है कि जो भी आपने दीवार करनी है, लेआउट करना है, उसको 2-3 दफ़ा से आपने चेक करके फिर आपने अपनी फाउंडेशन की खुदाई को स्टार्ट करना है। उसके बाद फिर अपनी आरसीसी और कॉलम की अलाइनमेंट को चेक करना है कि आपकी जो 9 इंची की दीवार है, 9 इंची का कॉलम है, वो अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन और अकॉर्डिंग टू द वाल है। और मालिक समझता है ज़्यादा गहराई बुनियाद ज़्यादा मजबूत होगी, हालांकि क्योंकि मजबूती इंजीनियरिंग डिज़ाइन से आती है, सिर्फ गहराई से नहीं। अगर बहुत से हजरात जो गहराई 1 से 2.5 फीट रखते हैं वो भी गलत है, और जो हजरात 4 से 8 फीट रखते हैं वो भी गलत है। स्टैंडर्ड जो इसकी गहराई होती है फाउंडेशन की, वो आपकी 3 से 4 फीट के अकॉर्डिंग टू है। और इसके बाद जब भी आपने कंक्रीट के स्टेप्स लगाने हैं, आपने कश्ती का जो फ्रॉग होगा वो आपने ऊपर लगाना है, उसको ग्रोटिंग करना है, और उसको मुसलसल आपने 3 टाइम पानी के साथ क्यूरिंग करनी है। और बहुत से हज़रात क्या करते हैं, जैसे ऐसे चुनाई करते हैं, साथ साथ मिट्टी की फिलिंग करते जाते हैं, तो वो गलत मेथड है। जब भी आप क्यूरिंग करें तो पहले आपने इसको प्रॉपर वे के साथ क्यूरिंग करनी है, बाद में इसके साथ बैक फिलिंग करनी है। अगर साथ ही फिलिंग कर देंगे तो जो मिट्टी के साथ उसका हुजम होगा तो आपकी दीवारों को टिल्टनेस और उसके गिरने का खदशा हो जाता है। जब आपका ईंट मजबूत हो जाएगी, सीमेंट के अंदर पकड़ आ जाएगी, तो उसके बाद आपने इसके अंदर जो इतनी ईंटें हैं, जितना कचरा है, पत्थर है, वो निकाल के फिर इसके साथ स्टेप बाय स्टेप इसकी फिलिंग करनी है। और तीसरा फ्रॉड, नाकस ईंटों का इस्तेमाल। फाउंडेशन में इस्तेमाल होने वाली ईंटें घर की पहली दफाई लाइन होती है। अगर आप ईंटें दोम लगाएंगे, बारशी लगाएंगे, तो आपके घर के अंदर नमी, डैम्पनेस हमेशा के लिए रहेगी। सप्लायर अक्सर ऊपर अच्छी ईंटें लगाते हैं, नीचे कमज़ोर ईंटें लोड कर देते हैं। चेक करने का तरीका, 2 ईंटों को आपस में टकराएं, धाती आवाज़ आनी चाहिए, ईंटों को ज़मीन पर गिराएं कर देखें, फ़ौरन टूटनी नहीं चाहिए। पानी में डालने से पहले बहुत ज़्यादा पानी को जज्ब ना करें, ईंट का रंग यकसा हो। और इस तरीके के साथ आप अपनी घर की जो ईंटें हैं और इसकी क्वालिटी है, ये आपके ऊपर है कि आप घर के अंदर कैसा मटेरियल लगा रहे हैं। फाउंडेशन के अंदर जितने भी कॉलम हैं, जितने भी आपके पास प्लिंथ बीम आपने डालना है, इसका लेवल और जो छत का हाइट है वो आपने अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन रखनी है कि इसको 11 फीट के ऊपर डिज़ाइन करना है या इसको 12 फीट के ऊपर करना है। और बेसिकली आपका जो स्टेप्स आने चाहिए, अगर आपने 22 के स्टेप लगाए हैं तो वो भी आपके सेंटर लाइन मेथड के हिसाब से आने चाहिए, 18 वो भी सेंटर लाइन मेथड के ऊपर आने चाहिए, और उसके बाद जो 13 और 9 है अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन आने चाहिए। अगर आपकी फुटिंग के स्टेप्स जो अंदर की दीवारें होती है वो हमारे पास सेंटर लाइन मेथड के साथ होती है, जो आउटर साइड की दीवारें होती है उसके ज़्यादा सारे स्टेप हमारे अंदर की तरफ आते हैं। और बाज़ औक़ात जब भी घर के अंदर स्टील का फ्रॉड होता है, पाकिस्तान में बहुत आम है, डिज़ाइन में अगर आप किसी को विद मटेरियल दे देते हैं बिल्डर को, तो उसकी कोशिश होती है कि वो आपको जहाँ पे 12 mm का स्टील है वहाँ पे 9 mm या 10 mm लगाता है। और जब भी आप देख सकते हैं कि कंक्रीट के साथ मजबूती नहीं आती, इसके साथ स्टील भी ज़रूरी होता है। और जब भी आपने फाउंडेशन के अंदर स्टेप अटेंड करने हैं तो जिस तरीके के साथ देख सकते हैं, जितनी भी ईंट है फ्रोग ऊपर है, उसको मैं मिस्त्री को कह के इसके प्रॉपर इसके ऊपर ग्रोटिंग करवा रहा हूँ। ग्रोटिंग करने से इसके अंदर जो गैप होता है वो फिलअप हो जाता है। और दूसरी तरह से जब आप इसके ऊपर नेक्स्ट डे काम स्टार्ट करते हैं, अगर आप इसकी फिलिंग नहीं करेंगे, अगर मिट्टी आ जाएगी तो मिट्टी गैप के अंदर चली जाएगी और गैप के अंदर से आपके साथ उसकी मजबूती नहीं रहती। बहुत से हज़रात क्या करते हैं कि ऊपर वाले जो स्टेप्स होता है उसको छोड़ देते हैं, फिर उसके ऊपर आप पानी डालते हैं, जो इसके अंदर वाइड्स के अंदर मिट्टी चले जाए, हेलोनेस रह जाए, तो एक तो स्टेप भी लूज रहता है। और जितना भी काम आप करते हैं तो आपने मिस्त्री को कहना है कि एंड वाले रद्दे को लाजमी ग्राउंड करना है और उसकी कश्ती को आपने ऊपर रखना है। और इस तरीके के साथ आपकी घर की जो दीवारें हैं, फाउंडेशन है, मजबूत होती जाएगी। और इस तरीके के साथ कम बजट के अंदर आप अपने घर को प्लान कर सकते हैं। और तीसरा मेथड ये है कि जब भी जितनी भी दीवारें हम देख सकते हैं, इसके ऊपर स्टेप को ग्राउंड किया गया है ताकि हमारे पास जो ऊपर मिट्टी आए वो इसके ऊपर फिल ना हो, पानी लगाएं तो अच्छे तरीके से साफ़ हो जाए। बहुत से बिल्डर क्या करते हैं, आपके अगर विद मटेरियल किसी को काम दे देते हैं, जिस तरीके के साथ आप फाउंडेशन देख रहे हैं, ये मेरे कंसल्टेंसीज़ के ऊपर है, परसेंटेज के ऊपर मेरा प्रोजेक्ट है। अब इसके अंदर देख सकते हैं क्लाइंट खुद अमेरिका होते हैं और उनकी एज़ पर ड्राइंग और एज़ पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये प्रोजेक्ट को डील किया। अब इसके अंदर क्वालिटी वर्कमैनशिप खुद चेक कर सकते हैं, ना उनका मटेरियल ज़ाया हो रहा है और ना ही उनकी कोई ईंट ज़ाया हो रही है, ना ही स्टील ज़ाया हो रहा है। इसके अंदर आपका ये होता है कि वर्कमैनशिप के अंदर आपकी स्किल अच्छी होनी चाहिए और सेंटर लाइन मेथड जहाँ पे दीवारें आनी हैं वो आपने 2-2 दफ़ा चेक करनी है, पमैशें, मेजरमेंट। बाज़ औक़ात जो हमारा मिस्त्री होता है या ठेकेदार होता है पमैशें चेक नहीं करता, बाद में जब फाउंडेशन ऊपर आ जाती है
तो दीवारें आउट कर देता है, जिसकी वजह से वो नीचे से ख़राब होने की वजह से अगर दीवार आउट हो जाए तो उसके ऊपर जब बिल्डिंग का लोड आता है तो वहाँ से भी आपकी ज़मीन के ऊपर जो लोड मुंतकिल नहीं होता, जिसकी वजह से क्रैक आ जाते हैं। और जब भी आपने पानी इसको 7 दिन मुसलसल लगाना है, और जब भी आपने सुबह उठना है तो पानी अपने चौकीदार को कहना है, ताकि क्यूरिंग के साथ ही आपकी इसकी मजबूती होगी। अब जिस तरीके के साथ जितनी भी दीवारें हैं उसको ओपन छोड़ा गया है ताकि पानी अच्छे तरीके के साथ लगे, और इस तरीके के साथ इसकी फिलिंग हम तब करवाएंगे जब 4 से 5 दिन अच्छे तरीके के साथ क्यूरिंग हो जाए और ब्रिक वर्क का जॉइंट मजबूत हो जाए, ताकि बैक फिलिंग करें तो हमारी दीवारें आउट ना हो और ना ही लूजनेस रहे। और तीसरा इसके अंदर अहम जुज़ है, जब भी आप पानी लगाएं तो इसको आपने 3 टाइम पानी लगाना है, सुबह दोपहर शाम। और इसकी तरीके के साथ फाउंडेशन के अंदर आप जो स्टेप्स अटेंड करते हैं 27 का, 22 का, 18 का, 13 तक, वो आप एक 6 लगा सकते हैं। और जो 9 इंची की दीवार है बिलो डीपीसी और सुपर स्ट्रक्चर, वहाँ पे आपने 9 इंची की दीवार के ऊपर एक 5 की लगानी है, और 4 इंची की दीवार के लिए सीमेंट का रेशो है वो आपने 1:4 की लगानी है। और इस तरीके के साथ एक बैग सीमेंट के साथ जो आपकी फाउंडेशन के अंदर ईंटें हैं वो आपके पास लगनी चाहिए 450 से 500, और 9 इंची की जो सुपर स्ट्रक्चर के साथ लगनी चाहिए वो आपकी 550 से 600 ईंट आपकी एक बैग के साथ लगनी चाहिए। अगर आपका ठेकेदार ईंटें कम लगाता है या सीमेंट के उसके अंदर ये हो सकता है कि सीमेंट की वेस्टेज भी ज़्यादा कर रहा है, और तीसरा इसके अंदर जो सीमेंट की वेस्टेज के साथ साथ इसकी रेशो भी तेज़ कर देता है। अगर आप 1:4 या 1:3 का मसाला लगाते हैं, इसको पानी नहीं लगाते बिफोर, और उसके बाद आप चुनाई करने के बाद भी पानी लगाते तो आपका 1:3 1:4 का मसाला रेत हो जाएगा। तो आपको यही रिक्वेस्ट है, घर बनाना खुद सीखें। घर जब आप खुद बनाते हैं तो आपको पता है मैंने फाउंडेशन के अंदर कैसी ईंट लगाई है, सरिया मैंने कौन सा लगाया है। अगर बिल्डर को देंगे वो 2 मिनट लगाएगा और बारशीन लगाएगा, सरिया जहाँ पे आपका लोकल होगा तो 60 ग्रेड की बजाय वो 40 ग्रेड लगाएगा। और जितने भी स्टेप है जिस तरीके के साथ देख सकते हैं कि हमारे पास अगर कुछ जो स्टेप्स के ऊपर मिट्टी आ गई है, अगर वो ग्रोड नहीं था उसको मैं नारियल और जो तार वाला बुरश है उसके साथ अच्छे तरीके के साथ साफ़ करवा के पानी लगा के फिर उसके ऊपर स्टेप को अटेंड करवा रहा हूँ। ये वो वर्कमैनशिप है जिससे आपकी घर की क्वालिटी भी अच्छी हो जाती है। अब इसके साथ आप नारियल वाले बुरश के साथ इसकी सफाई कर रहा हूँ, पानी लगाएंगे। ये बहुत सी चीज़ें हैं जो आपका ठेकेदार नहीं करेगा, सीधा सीधा मसाला डालेगा, ना पानी की क्यूरिंग करेगा। और जिस तरीके के साथ आप प्रोग्रेस देख सकते हैं, जब भी आप किसी को विद मटेरियल ठेकेदार को देते हैं, बिल्डर को देते हैं, डिज़ाइन में अगर वो आपका 12 mm का सरिया होगा तो वो कोशिश करेगा 9 से 10 mm का लगाए, या फिर सरिये की तादाद कम कर देता है। फाउंडेशन बंद होने के बाद ये चीज़ नज़र नहीं आती, लेकिन बाज़ में दीवारों में क्रैक आना शुरू हो जाती है। इसलिए सरिया डालने से पहले हर चीज़ की वीडियो और तस्वीर बना लें कि आपके फाउंडेशन के अंदर क्या लगा है, कैसे लगा है। और एक स्टील की जो डबल होता है, अगर उसकी 40 फीट की लेंथ है, अगर 10 मीटर की, तो हर 1 मीटर के ऊपर उसके ऊपर मुग़ल सुप्रीम अजीज़ G60 लिखा होता है, अमरेली G60 लिखा होता है, FF G60 लिखा होता है। और जो मुग़ल सुप्रीम होता है उसके ऊपर मुग़ल सुप्रीम लिखा होता है, उसके ऊपर ग्रेड नहीं लिखा होता क्योंकि वो 72 ग्रेड होता है। आप फाउंडेशन के अंदर चुनाई देख सकते हैं, सुपर स्ट्रक्चर के अंदर जाने से पहले फाउंडेशन के अंदर जहाँ पे मिट्टी आ जानी है, हर चीज़ को सेंट्रल लाइन मेथड के साथ छोड़ा गया है। और इस जगह को देख के बहुत से क्लाइंट ने वहाँ से मुझे रब्ता किया था कि आप हमारे भी घर की कंस्ट्रक्शन करें। बेसिकली मेरे पास टाइम उतना होता है कि घर की कंस्ट्रक्शन को मैं खुद करवाऊँ, खुद एग्जीक्यूट करूँ। बहुत से हज़रात क्या करते हैं कि घर को तीसरे बंदे को दे देते हैं या खुद वहाँ पे डिब्यूट टीमें लगा देते हैं, और जब पेमेंट की बारी आती है तो तब साइड पे जाते हैं, अदरवाइज साइड पे नहीं जाते। जितना भी काम होता है वो खुद अपनी निगरानी के ऊपर मैं खुद एग्जीक्यूट करवाता हूँ, क्वालिटी के अंदर करता हूँ। अगर बचत हो क्लाइंट की हो, क्वालिटी हो तो क्लाइंट की हो। तो जो भी घर मैं स्टार्ट करता हूँ इसको अपना घर देख के स्टार्ट करता हूँ। और इसके अंदर देख सकते हैं कि जो डीपीसी है, अब डीपीसी के अंदर भी इसकी जो रेशो है वो 1.5-3 रखी है, और 3 इंच की हमने इसकी डीपीसी की थिकनेस रखी है। और पूरे घर के अंदर हमने एक कारपोर्च लेवल के ऊपर डीपीसी डाली है और एक डीपीसी उसके ऊपर अंदर वाले फिनिश फ्लोर लेवल के ऊपर डाली है। बहुत से हज़रात साइडों के ऊपर हमारा प्लिंथ बीम है, और बहुत से हज़रात पहले डीपीसी नहीं डालते अंदर की तरफ, वो एक ही डीपीसी ऊपर डालते हैं, जिसकी वजह से नमी ऊपर आते हुए जल्दी आ जाती है, जिससे आपकी घर की मजबूती ख़राब हो जाती है। आउटर साइड के ऊपर हमने प्लिंथ बीम डाला है, कॉलम के ऊपर लोड अटेंड की है। अंदर वाली जो दीवारें हैं उसके ऊपर हमने 3 इंच की डीपीसी डाली है, नीचे भी डीपीसी और ऊपर भी डीपीसी। और डीपीसी के ऊपर हमने इसको अच्छे तरीके के साथ बिचुमन खालस लुक जो होती है इसको गर्म करके, जिस तरीके के साथ देख सकते हैं रानी खालस लुक है, डेलो के अंदर आती है, इसको गर्म करके और मेरा मैजन इसको अप्लाई कर रहा है। बहुत से हज़रात बनी बनाई लुक इस्तेमाल करते हैं, ना ही उसकी थिक होती है, और वहाँ पे मुझे मरीन शीट नहीं मिली, इस वजह से मैंने खालस लुक रानी वो इसके अंदर डाली, इसको गर्म किया, गर्म करके डीपीसी के ऊपर
डालना हो। ये गर्म गर्म लुक जब इसके ऊपर चली जाएगी तो समझिए कि आपकी 1 मिली से लेके 2 मिली तक इसका बॉन्ड बन जाता है। फिर उसके ऊपर आप अच्छे गेज का जो शापर है वो डाल सकते हैं, डीपीसी के लिए जो स्पेशल होता है। तो इस तरीके के साथ अगर आप अपनी क्वालिटी को खुद इम्प्रूव करते हैं, खुद क्वालिटी के अंदर करते हैं, ये चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। और इस तरीके के साथ कंक्रीट के अंदर और सीमेंट के अंदर जो बिल्डर होते हैं कैसे चूना लगाते हैं। बाद ठेकेदार ज़्यादा मुनाफे के लिए सीमेंट की मकदार कम कर देते हैं। ज़ाहिरी तौर पे कंक्रीट एक जैसी नज़र नहीं आती, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। फाउंडेशन में कमज़ोर कंक्रीट का मतलब पूरा घर कमज़ोर बुनियाद पर खड़ा होता है, जिसकी वजह से आपका घर का लोड अच्छे तरीके के साथ मुंतकिल नहीं होता। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं और घर बनाने की फाउंडेशन लागत भी आपको पता चल जाती है और उसको स्टेप बाय स्टेप बनाया कैसे है। अब डीपीसी के ऊपर भी जहाँ पे भी मेरी बिचुमन लग रही है, उसको भी मैं नारियल के बुश के साथ मिस्त्री को कहा है कि इसको पहले साफ करना है। साफ करके जिसके ऊपर मिट्टी होगी वो साफ होगी तो आपकी जो बिचुमन अच्छे तरीके के साथ कंक्रीट के साथ बॉन्ड बनाएगी। अगर मिट्टी के ऊपर आप कर देंगे तो मिट्टी के ऊपर जैसे ही उसके ऊपर कोई चीज़ आएगी तो वो ना बॉन्ड बनाएगी ना ही आपकी मजबूती होगी। ये वो चीज़ें हैं कि आप घर बनाने के तरीक़ेकार को समझ सकते हैं। और जिस तरीके के साथ खालिस लुक लगाई गई है, खालिस लुक लगाने का यही मकसद है कि घर के अंदर जो नमी है तो वो आपकी आए। और पूरे घर के अंदर हमने डबल डीपीसी डाली है, इनर साइड के ऊपर भी, आउटर साइड के ऊपर भी। और इसके अंदर अच्छे किस्म का पॉलीथीन जो रोल मिलता है मार्केट के अंदर वो डाला है। और इस तरीके के साथ मार्केट के अंदर बहुत से हज़रात पेंट वाली काली ग्रीस वाली लुक होती है, वो गर्म करके नहीं लगाई जाती, वो ठंडी होती है, वो लगा देते हैं। वो तकरीबन 2 से 3 हज़ार रुपये का एक गैलन आता है, तो 16 किलो का, तो वो लगा देते हैं। तो ना ही उसका वो पेंट तरह कलर होता है। ये वो चीज़ें हैं जो आपको खालस कोई बंदा नहीं बताएगा। अगर आप मम्बरीन डाल लेते हैं तो मम्बरीन रूफ ग्रिप की वो भी बेस्ट है, तो वो लाजमी आपने घरों के अंदर डालनी है। और कम बजट के अंदर जो ठेकेदार करते हैं, ये प्रोग्रेस आप खुद देख सकते हैं। पूरे घर के अंदर कॉलम्स और इसकी कट लेंथ है, उसका जो ओवरलैप है, अगर 6 सूत्र का स्टील है तो आपकी उसके 3.5 से 4 के फुट की लेंथ होनी चाहिए। 4 सूत्र का स्टील है तो उसकी आपके 3 फीट लेंथ होनी चाहिए। और बाज़ औक़ात फाउंडेशन के अंदर ठेकेदार यही कहता है कि कम बजट में जो आपको अगर वो कम पे अच्छी रेट से आपके साथ एग्रीमेंट करता है और उसकी कोशिश होती है कि कम रेट के अंदर आपकी जो सीमेंट मटेरियल है, सरिया है, ईंट है, इसके अंदर वो कम क्वांटिटी के अंदर लगाता है या लगाता है तो उसकी हालत ठीक नहीं होती है। जब भी आपने घर बनाना है उसके साथ एग्रीमेंट करना है। एग्रीमेंट से पहले उसके 3-4 प्रोजेक्ट ऑनगोइंग देखने हैं, क्लाइंट से रिव्यू लेना है, इसका बिहेवियर कैसा है। और तीसरा, जब भी घर बनाना ख्वाब है, ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए आपको पूरी ज़िंदगी पैसे जमा करने पड़ते हैं। और 3 महीने के अंदर अंदर आप किसी भी बिल्डर को, किसी भी थर्ड पर्सन को दे देते हैं, जिससे आपकी जमा पूंजी भी वो ले लेता है और आपकी क्वालिटी भी नहीं रहती। मैं आपको ये समझाता हूँ, घर बनाना खुद सीखें, घर खुद बनाएं। आपको ये पता है मैं परचेज़ कैसा कर रहा हूँ। इसमें परचेजिंग अगर खुद करते हैं, अगर आपका कोई सप्लायर ईंट ठीक नहीं लाता, सीमेंट ठीक नहीं लाया, बजरी ठीक नहीं लाया, तो आप उसे पेमेंट ना करें, आप उसे कि अपनी चीज़ उठा के ले जाए। अगर कोई बिल्डर होता है उसकी यही कोशिश होती है कोई साइड के ऊपर कोई चीज़ आ जाए तो वो उसने इस्तेमाल करनी है, ख़राब भी आ जाए, 2 मिनट आ जाए, सीमेंट वो सेटलमेंट वाला आ जाए, रेत रावी चनाब की जगह रावी लगा दे, तो गाजी की जगह पे आपकी लोकल सैंड लगा दें। ये वो चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। और इस तरीके के साथ जब भी घर को बनाएं, कम बजट के अंदर आप मजबूत बुनियाद खुद बना सकते हैं। अगर मार्केट के अंदर बिल्डर आपसे 3,000 से लेकर 3,500 चार्ज कर रहा है, अगर आप खुद करते हैं तो 2,500 से लेकर 2,250 रुपये पर स्क्वायर फीट आपकी कंस्ट्रक्शन लागत आ रही है। 5 मरले का घर खुद बनाते हैं तो आपकी कंस्ट्रक्शन कास्ट है वो आपकी 55 से 58 लाख आएगी। अगर बिल्डर बना रहा है वो आपसे 65 से 70 लाख लेगा। समझे कि 3 महीने के अंदर वो आपसे 12 से 15 लाख रुपये अदाफी लेगा। वही 15 से 15 लाख जो आप 5 मरला घर के अंदर बनाएंगे, फिनिशिंग इसके अंदर 30 से 35 लाख डाल के आप अपने घर की फिनिशिंग करवा सकते हैं। और 8 और 10 मरला घर का जो पर स्क्वायर फीट के अंदर वो आपसे चार्ज कर रहा है वो 1 करोड़ 10 से लेके 1 करोड़ 20 है। अगर आप खुद करते हैं तो आपका 95 से 96 लाख के अंदर आपका A+ मटेरियल के साथ ग्रे स्ट्रक्चर मजबूत हो जाता है। तो समझिए कि 3 मंथ के अंदर आप 25 से 30 लाख रुपया खुद बचत कर लेते हैं। और इसमें क्वालिटी भी आपकी 100% होगी। मैंने घर के अंदर लगाया गया, सीमेंट A नंबर लगाया है, चौकीदार ने क्यूरिंग टाइम से की है, चनाब की रेत के साथ प्लस्तर की है। और देखिए घर ने एक दफ़ा तो बन नहीं जाना, पूरा टाइम 3 महीने का लगता है। तो जब भी घर के अंदर आप काम कराएं, कैमरा लगाएं, चौकीदार ईमानदार रखें जो 7 दिन अच्छे तरीके के साथ आपकी क्यूरिंग करे। और तीसरा, इसके अंदर जो एक नाल का घर का बनाते हैं तो अमूमन तौर पे वो आपसे 1,80 से लेके 2 करोड़ रुपया चार्ज करते हैं। अगर आप खुद करते हैं तो 1.5
से 1,60,00,000 के अंदर आप अपनी घर की A+ मटेरियल के साथ 1 कनाल की घर की कंस्ट्रक्शन खुद कर सकते हैं। तो इस तरीके के साथ आप 40 लाख रुपया खुद सेव कर सकते हैं। और कम बजट में मजबूत बुनियाद और घर कैसे बनाएं, पहले डिज़ाइन फिर तमीर। बगैर स्ट्रक्चर ड्राइंग या बगैर आर्किटेक्चर डिज़ाइन के काम कभी भी ना शुरू करें। पहले सॉइल टेस्ट कराएं, 20 से 30 हज़ार रुपया सॉइल टेस्ट के बाद आप लाखों रुपए बचा सकते हैं। और मटेरियल का हिसाब किताब खुद रखें, सीमेंट, सरिया, ईंट, बजरी की रोज़ाना एंट्री लिखें। और ये भी देखें कि अगर ईंट आपकी 5,000 आई है तो आप उसकी काउंटिंग भी करें। अगर एक गाड़ी आई है तो उसकी क्यूबिक फीट के अंदर मेजरमेंट भी करें। और 900 क्यूबिक फीट से ज़्यादा बजरी नहीं आती, अगर वो 1000 से 1200 कहता है तो वो भी फ्रॉड कर रहा है। और इसी तरीके इंस्पेक्शन बंद करने से पहले फाउंडेशन कि आप इंस्पेक्शन करें, तमाम सरिया और साइज़ लेवल को खुद चेक करें। अगर आप साइज़ लेवल को खुद चेक नहीं करेंगे तो बहुत से हज़रात ने मुझे बाद में कहते हैं कि हमारे घर की पाइलिंग आउट हो गई है, हमारे घर का जो राफ्ट फुटिंग है, स्ट्रिप फुटिंग है, वो आउट हो गई है। इसमें क्या होती है कि आपका जो ठेकेदार होता है वो इतना प्रोफेशनल नहीं होता, आपका बिल्डर इतना प्रोफेशनल नहीं होता, ना ही उसने कोई घर बनाए होते हैं। वो क्या करता है, अपने किसी ठेकेदार को आगे लेता है और आके वो ना एज़ पर ड्राइंग के मुताबिक उसको ड्राइंग पढ़नी आती है तो वो कहता है 3 इंच 4 इंच का कोई फ़र्क नहीं है। देखें, बिल्डिंग बन रही है, आपका 1 से 2 मिली एक्सेप्टेबल होता है। मिली के अंदर आप काम करवाएं तो आपकी कभी गलती नहीं आती। जब आप इंचों के अंदर काम करते हैं, वो कह रहा है 2-3 इंच का तो कोई फ़र्क नहीं है, हम ऊपर आके दीवारों के अंदर प्लस्तर से कवर कर लेंगे। मटेरियल तो आपका लगना है। ये वो चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अच्छी तरीके से कंपैक्शन करवाएं। कंपैक्शन ना होने की वजह से आपका फ्लोर बैठ जाते हैं, क्रैक आते हैं। पानी की निकासी का बंदोबस्त, फाउंडेशन के इर्द गिर्द पानी जमा होने से आपकी मिट्टी नरम हो जाती है और सेटलमेंट शुरू हो जाती है। सबसे अहम बात, घर की बुनियाद में बचाया गया 1 लाख रुपया भी बाद में आपको 10 लाख रुपए की मरम्मत बन के सामने आता है। और घर की बुनियाद में कभी भी पैसे ना बचाएं, जो चीज़ एज पर ड्राइंग है वो लिखें। अगर आपका ठेकेदार भी इसके अंदर बचाता है तो समझे कि आपको फ्यूचर में आने वाले क्रैक्स, सेटलमेंट और इसकी मरम्मत के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। और इसलिए फाउंडेशन में सस्ती नहीं बल्कि स्मार्ट सेविंग करें। आपको ये नहीं कहता बचत ना करें, बचत करें, पर इसमें स्मार्ट सेविंग के साथ करें। सॉइल टेस्ट करवाएं, स्ट्रक्चर ड्राइंग को अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन आप सरिया डालें, मियारी मटेरियल इस्तेमाल करें, हर मरहले की निगरानी करें, ठेकेदार की बात पर नहीं इंजीनियर के डिज़ाइन पर अमल करें। और दोस्तों, घर की खूबसूरती दीवारों से नज़र नहीं आती, लेकिन घर की असर ताकत इसकी बुनियाद पर होती है जो ज़मीन के अंदर छुपी होती है। अगर बुनियाद मजबूत होगी तो आपके आने वाली नस्लें भी इस घर में महफूज रहेगी। और एक घर की जो हमारे पास एवरेज कास्ट होती है, इसके अंदर लाइफ होती है, वो हम 80 से 100 साल रखते हैं। पर आजकल की जो बुनियाद लोग बना रहे हैं तो इसके अंदर सीमेंट भी 2 नंबर आ रहा है, ईंटें भी 2 नंबर आ रही है, हर चीज़ मिक्सिंग के मुताबिक आ रही है। तो इसमें एहतियात बहुत ज़रूरी है। वही कर सकता है जिसको मटेरियल के बारे में पता है और उसको अच्छे और बुरे की तमीज़ के बारे में पता है। और जब भी घर बनाए और घर को एक ख्वाब बन के हकीकत में बनने के लिए आप घर के अंदर 3-4 बंदों से रेड लें, एक ही बंदे को ऊपर फॉलो अप ना करें। और इस तरीके के साथ आप अपनी घर की कंस्ट्रक्शन को, मैं कहता हूँ, खुद करवाएं। खुद करवाने से एक तो बचत आएगी। और आज का जो मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, मैं कंसल्टेंसीज बेसिस के ऊपर या परसेंटेज के ऊपर कर रहा हूँ। तो क्लाइंट क्योंकि मोस्टली ओवरसीज़ होते हैं, उन्हें आइडिया नहीं है कि हम घर को कैसे स्टार्ट करें। उन्हें मैं कहता हूँ कि आपकी पेमेंट प्लान आपके हाथ में होगा। और आपको पता है कि मैं साइड के ऊपर कुछ चीज़ आएगी, वो उनका भाई होता है, कज़न होता है या उनके वालिद होते हैं, तो वो पेमेंट जो साइड के ऊपर चीज़ आती है तो वो पेमेंट करते हैं। अगर मटेरियल क्वालिटी के अंदर ठीक है तो पेमेंट होती है, अगर नहीं होती तो मैं ऐसे कहता हूँ वो उठा के ले जाए। ये पावर होनी चाहिए, चीज़ एक नंबर लगानी चाहिए। अगर आप 1 नंबर चीज़ के पैसे दे रहे हैं तो आपका राइट है 1 नंबर चीज़ आपको मिलनी। इसमें आपकी पैसे बचते हैं। क्लाइंट के समझिए कि अगर 1 करोड़ रुपया लगता है तो 10 लाख रुपए बनते हैं, तो 10 लाख अगर मैं हक लाल के करके खाता हूँ, उनके समझिए कि 20 लाख की बचत करके देता हूँ। ये वो चीज़ें हैं जो घर बनाने में एक इम्पोर्टेंट रोल होती है। आजकल क्या होता है कि लोग वो बिल्डर के थ्रू कवर करते हैं। वो क्या करते हैं कि जनाब आपको 3,000 से लेके 35 रुपये पर फुट का लागत बता देते हैं। उसके बाद कहते हैं कि आपकी घर की जो मटेरियल भी बढ़ेगा उसकी एक्सक्लेशन भी आपको देनी पड़ेगी। अगर फॉर एग्जांपल आज का रेट है सीमेंट का 1580 रुपये है, अगर ये 2,000 रुपये तक चला जाता है तो आपकी 420 रुपये हमें एक्सक्लेशन के देने हैं, वो आप देंगे। फिर भी आपकी जो कास्ट उसके साथ 1 करोड़ 10 से 1 करोड़ 20 होती है तो वो बढ़ के 1 करोड़ 30 पे चली जाती है। और इसी तरीके के साथ आपका जो एक प्रोजेक्ट होता है वो आपके 90 से 95 लाख के अंदर होना था, होता है वो आपका 31 में चला जाता है, जिसकी वजह से आपको 30 से 35 लाख लॉस में हो जाए। वो तो फ़ायदे में रहता है, वो तो हर जगह के ऊपर आपको फ़ायदा ले रहा है। वो 3 महीने के अंदर अंदर आपसे 30 से 40 लाख रुपया एक 10 मरला घर के अंदर कमा लेता है। अगर वो आपको घर बनाना खुद सीखें घर की और अपने आने वाली नस्लों को ऊपर
घर की क्वालिटी को कवर करवाएं। अगर आप घर की कंस्ट्रक्शन के बारे में रेंट में लेने चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर काफ़ी वीडियो है। अगर आप मेरी कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं ओवरऑल पंजाब, तो ऊपर नंबर चल रहा होगा, वो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और लाहौर के लिए मैं 10% चार्ज कर रहा हूँ और अराउंड अदर सिटीज़ के लिए 12 से 15%। इसके अंदर आपकी बचत भी होगी, क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी और घर के अंदर मेन पावर होता है पेमेंट प्लान आपके हाथ में होगा। आपको ये नहीं पता कि किसी ने मेरे साथ फ्रॉड कर जाना है। और जिस तरह आपकी एक्टिविटी होती रहती है, अब उसके अंदर 2 नंबरी वाला ऑप्शन ही रहता कि आपके घर के अंदर क्वालिटी एग्जीक्यूशन का जो रोल होता है वो आपको मैं करवा के देता हूँ। इसमें वो चीज़ें हैं कि आपकी घर के अंदर मटेरियल अच्छा लगे, आपकी क्वालिटी बारगेनिंग जो भी है सप्लायर के साथ नेगोशिएट करके रेट कम से कम किए जाएं और ताकि अच्छी रेट के अंदर लो रेट के अंदर अच्छी क्वालिटी और अच्छी पायदारी आपको की जाए। और इस तरीके के साथ अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।